नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपको सारी जो है यहाँ पर आपको कंटेंट अवेलेबल होंगे। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों, अभी फिलहाल आप लोग तैयारी कर रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट आया है। आप किसी भी ब्रांच के हों, आप इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें टॉप 1000 जीके क्वेश्चन का यहाँ पर संग्रह होगा और आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और PDF 1 से 5 लेक्चर तक के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम 24 और 25 अप्रैल को है, तो इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखिए 161 नंबर क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोला जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन से आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं तो आप लोग आज जान जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को यानी कि 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट was started by the Mahatma Gandhi in year 1930। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के अवसर कौन से यहाँ पर आर्टिकल प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के है। आर्टिकल 12 से 35 तक के, और इसमें आर्टिकल जो है 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समता का अधिकार में। तो आपको ध्यान रखना है पार्ट 3 में है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आर्टिकल है 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी है। और यहाँ पर आपको आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 मूवी भी देखा होगा इसमें। तो इसमें प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रिलीजन के आधार पे इसमें कोई भी विभेद नहीं कर सकता है, तो उससे रिलेटेड है। उसको देखिए 16 नंबर इसका आर्टिकल सही होगा। इसका उत्तर होगा इस क्वेश्चन का कि आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज मेंशन इन द आर्टिकल 16। उसके देखिए आर्टिकल 19 ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसमें ध्यान रखना है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 19। और देखिए आर्टिकल 21, इसमें 21 क्या है, तो राइट टू लिबर्टी के बारे में बात है, और राइट टू प्राइवेसी लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21 में है। और राइट और 21A अगर यहाँ पर मेंशन होगा 21A, तो ये आपको है एजुकेशन से रिलेटेड। तो यानी कि एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है, तो इसको ध्यान रखना है। 6 से 14 वर्ष की आयु है उसको 21A में मेंशन है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी आर्टिकल। अब देखिए क्वेश्चन है 163 नंबर, विच पेयर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड द कंट्री दैट इन्फ्लुएंस इट इन करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भारत का है वो ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि मेंशन है आर्टिकल 36 से 51 तक। और उसके बाद देखिए 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि USSR के संविधान से लिया गया है। लेकिन फंडामेंटल राइट USSR के संविधान से नहीं बल्कि USA के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से। तो नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच प्लेयर हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल्स टूर्नामेंट इन टेनिस, यानी कि टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होते हैं तो 4 होते हैं एक साल में। तो सबसे ज़्यादा किस पुरुष खिलाड़ी ने इसको जीता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, रोजर फेडरर। अब देखिए रोजर फेडरर के साथ अगर राफेल नडाल भी अगर दिया रहे तो दोनों सही होगा, क्योंकि रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अब तक जीत चुके हैं और यही सबसे ज़्यादा जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल दोनों 20-20 खिताब जीत चुके हैं। अब रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। अब देखिए
वेयर वाज द आसियान समिट 2020 हेल्ड, यानी कि 2020 का आसियान समिट कहाँ पर हुआ था? तो इसको ध्यान रखिएगा, वियतनाम में हुआ था। तो देखिए साल में 2 बार ये आपको समिट होता है आसियान का। तो आसियान का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए ये 10 देशों का समूह है, जो साउथ ईस्ट एशिया के 10 देश है इसमें शामिल है। तो 10 देशों का समूह है आसियान, और इसका समिट साल में 2 बार होता है। तो इसका समिट 2020 में हुआ था वियतनाम में। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ समिट कहाँ कहाँ 2021 में होने वाला है, अप्रैल और नवंबर में ब्रुनेई में। तो देखिए ब्रुनेई में होने वाला है 21 में नवंबर, उसके बाद 2020 का वियतनाम में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में बना था? तो ये बना था आपको आसाम में। आसाम में एक माजुली आइलैंड है, उसको ही बनाया गया इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा माजुली नाम है, माजुली। तो ये आपको आसाम में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वुड एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो काउंसिल है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, जो कि अभी हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन अभी इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल के, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है आपको यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को, और 2020 का थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये आपको थीम भी पता होना चाहिए, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अब देखिए ऑप्शन नंबर आप देखिए 21 जून, तो इंटरनेशनल योगा डे। 22 अप्रैल जो है यहाँ पर अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन, यानी कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना होता तो पृथ्वी का तापमान कितना होता? तो देखिए अभी नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहती है सेंटीग्रेड में, लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। तो करेक्ट आंसर डी है, -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज नमामि गंगे। तो देखिए नमामि गंगे आपने ओवर द ईयर सुना ही होगा। तो नमामि गंगे एक है इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का एक मिशन था, और इसको जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था नमामि गंगे। तो गंगा के कंजर्वेशन से रिलेटेड ये आपको मिशंस है, तो ध्यान रखिएगा। एन इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन है नमामि गंगे, जो कि जून 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सिचुएटेड, यानी कि नेशनल गैलरी है मॉडर्न आर्ट का, वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यही है आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब देखिए इसके बारे में कुछ जानिए। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एक प्रीमियर आर्ट गैलरी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। मेन म्यूजियम एट जयपुर हाउस, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 29 जून 1954 में। 29 जून 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी ब्रांच है मुंबई बेंगलोर में। इसका आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ पर फाउंडर कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले, और 1905 में इसको फाउंड किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडस रिवर ओरिजिनेट नियर। तो देखिए इंडस रिवर, यानी कि इसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, ये आपको कहाँ से ओरिजिनेट होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, मानसरोवर। यहाँ देखिए मैप में देखिए, तो इंडस रिवर यहाँ आपको
मानसरोवर से निकलती है और इस तरह से होते हुए देखिए ये आपको लद्दाख से होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस तरह से होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है। और इसके ट्रिब्यूटरी हैं झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, तो इस तरह से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। और देखिए इसमें इससे रिलेटेड एक इंडस वाटर ट्रीटी भी हुआ है जो कि 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान और इसके ब्रोकर के रूप में वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर सहयोग किया था। तो देखिए इसमें जो 3 रिवर है तो ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न रिवर जो इसके हैं इंडस, उसके बाद झेलम और चेनाब, ये आपको 3 रिवर पे कंट्रोल है इसका पाकिस्तान का, यानी कि इस पे 20% जो है पानी भारत यूज कर सकता है। और यहाँ पर ईस्टर्न रिवर पे पूरा कंट्रोल है, यानी कि पूरा पानी यूज कर सकता है, जिसे कि रावी, ब्यास और सतलज, ये इंडिया पे इसका पूरा अधिकार है तो इंडिया को। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 6 रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब वर्ल्ड बैंक इसके ब्रोकर के रूप में काम किया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर ऑफ द डेक्कन रीजन इज नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो देखिए डेक्कन रीजन या फिर पेनिनसुलर इंडिया, देखिए इंडिया इस तरह से है तो पेनिनसुलर यानी कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इसके जो रिवर हैं ये आपको मेजरली जो रिवर होते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि इधर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, लेकिन जो रिवर हैं ये आपको ऑप्शन में वो बेस्ट फ्लोइंग है। तो यानी कि इसमें देखिए बेस्ट फ्लोइंग जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो नर्मदा और तापी 2 मुख्य रिवर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए नर्मदा। अब देखिए मैप में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं नर्मदा और तापी, ये आपको जाके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ना गिरकर ये आपको गिरती है अरबियन सागर में, ध्यान रखिएगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब देखिए नर्मदा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए लाइक आप लोग कम करते हैं तो लाइक इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना है।